24 नवंबर 2023 को इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान तालिबान कुछ परेशानियों का सामना कर रहा है। भले ही तालिबान ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर सहमति बनाए रखी, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने की निंदा या तारीफ नहीं की। तालिबान ने तुर्की के अधिकारियों की तरह हमास को कभी मुजाहिदीन कहने का दर्जा नहीं दिया, न ही उन्होंने इजराइल को ईरान की तरह गाजा पर कब्जा करने वाला और नादान की हत्या करने वाला, शासन करने वाला कहा। तालिबानी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा इजराइल हमास जंग पर चुप है, लेकिन इजराइल को घेरने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस जंग का हल निकालने का आह्वान किया था। लेकिन इस मुद्दे पर टिप्पणी करने वाले एकमात्र तालिबानी मुजाहिदीन सिराजुद्दीन हक्कानी थे, जिन्होंने कहा कि हम दूसरों के मामलों में मल दखल नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों के साथ हमारी आस्था से आधारित सहमति पर बरकरार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर एक फर्जी पोस्ट में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान युद्ध में भाग लेना चाहता है, लेकिन जिसके बाद तालिबान ने उन दावों का मतलब साफ किया था कि वह हमास लड़ाकों के साथ सहमति करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमास ने पिछले समय अफगान तालिबान को बधाई भी दी थी और 15 अगस्त 2021 को अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर और तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभालने पर हमास ने तालिबान की तारीफ भी की थी। लगभग उसी समय हमास ने कतर के दोहा में तालिबान से इस्माइल हानिया और मुल्ला बरादर के साथ में तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के बीच में एक बैठक की तस्वीर भी जारी की गई थी। तालिबान एक इस्लामी जिहाद आंदोलन है, इसीलिए कई लोगों को उम्मीद थी कि वह इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हमास का खुलकर समर्थन करेगा। इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तालिबान के नेता खुद को अमीर उल मोमिनीन कहते हैं, एक अमीर की इताअत पर अमल करते हैं, बल्कि यह मालूम होता है कि वह खुद को सभी क्षेत्रों में सभी प्रशासकों का बादशाह माना जाता है। अब तक तालिबान हमास के लिए समर्थन पर काफ़ी हद तक चुप रहा है, इसलिए सवाल यह है कि तालिबान को हमास का समर्थन करने और इजराइल का विरोध करने से कौन रोक रहा है। सबसे पहले तालिबान को पता है अंतर्राष्ट्रीय सहायता हासिल करने के साथ साथ शासन पर प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिकी समर्थन जरूरी है। अगर तालिबान हमास के साथ समर्थन में मैदान में उतरता है तो तालिबान को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान को तिजारत के लिए अभी बाकी अलग अलग मुल्कों से सहमति का समर्थन नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी इस दौर में अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि 3 करोड़ से अधिक लोगों या 2/3 से अधिक आबादी को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। फिलहाल तालिबान को अफगानिस्तान के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगियों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन की भी आवश्यकता है, और तालिबान खुले तौर पर हमास का समर्थन करके अमेरिका के साथ अपने समीकरण को खतरे में नहीं डाल सकता। नाजरीन, बताते चले कि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास ईरान से मिले हथियारों का तो इस्तेमाल कर ही रहा है, साथ ही हमास के पास अमेरिका के बने हथियार भी पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि साल 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौटा तो अपने तमाम हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़ आया था। जब तालिबान की वापसी हुई तो अफगानिस्तान में उसे यह हथियार माल ए गनीमत के तौर पर मिल गए थे। बताया जा रहा है कि तालिबान के पास से कम तादाद में कुछ हथियार हमास तक पहुंच चुके हैं। इजराइल एजेंसियों ने जो वीडियो जारी किए हैं और हमास की तरफ से जारी कुछ वीडियो में भी M4 असोल्ट राइफल और M16 असोल्ट राइफल दिख रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला था। कहा गया कि यह उन आतंकियों से बरामद हुई राइफल हैं जिन्होंने इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के व्हीकल पर हमला किया था। M16 US मेड असोल्ट राइफल है। इसे अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। अमेरिका की एक सांसद मार्जोरी टेलर ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर जांच करनी चाहिए कि हमास के पास यह हथियार कहां से आए थे। क्या यह अफगानिस्तान से आए थे या यूक्रेन से। करीब 2 साल पहले इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि हमास के पास 100 से 160 किलोमीटर रेंज वाले दर्जनों रॉकेट हैं जो पूरे देश को कवर कर सकते हैं।
इजरायली मीडिया ने इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि हमास के पास 160 किलोमीटर के रेंज वाले रॉकेट भी हैं। इसके अलावा हमास के पास 70 से 80 किलोमीटर रेंज वाले भी सैकड़ों रॉकेट हैं। हमास के पास अलग अलग रेंज के हजारों मोटरार भी है। ईरान की बनी हुई फतेह 110 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो 500 किलो तक का एक्सप्लोजिव कैरी कर सकती है। साथ ही एंटी टैंक मिसाइल भी मौजूद है। कहा जाता है कि स्टिंगर मिसाइल के कारण सोवियत यूनियन सेना को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। हालांकि रूस आज भी इस मिसाइल को लेकर किए जा रहे दावे से इनकार करता है। 1980 के दशक के मध्य में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को अमेरिका ने 2000 स्टिंगर मिसाइलें सौंपी थी। उस समय शीत युद्ध के कारण अमेरिका और अफगान मुजाहिदीन सोवियत संघ के खिलाफ एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। अफगान मुजाहिदीनों के दावों के अनुसार स्टिंगर मिसाइलों ने 340 एनकाउंटर में सोवियत सेना के 269 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। इस दावे के अनुसार अफगानिस्तान में स्टिंगर मिसाइल की सफलता की दर 80% के आसपास थी। वहीं सोवियत संघ का दावा था कि स्टिंगर मिसाइल के हमले के उसके सिर्फ 38 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ही नष्ट हुए थे, जबकि 14 को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में स्टिंगर मिसाइल की कुल रेट 10% के आसपास थी। इसके बावजूद स्टिंगर मिसाइल एक ताकतवर और घातक हथियार है। स्टिंगर मिसाइल सिस्टम को सबसे पहले 1981 में बनाया गया था। तब से यह सिस्टम कई देशों की सेना में सेवा दे रहा है। एक स्टिंगर का वजन 15 किलोग्राम है, लंबाई 1.52 मीटर, डायामीटर 70.1 mm होता है। इसमें उच्च विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके वॉरहेड का वजन 1 किलोग्राम के आसपास होता है। इंफ्रारेड होमिंग तकनीकी से चलने वाली इसकी मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा होता है। नाज़रीन, अभी हाल में यह हथियार हमास के पास मौजूद है। बताया जा रहा है कि तालिबान हमास को ओपनली तो नहीं लेकिन सीक्रेटली सपोर्ट जरूर कर रहा है। तालिबान एक शख्स का सोशल मीडिया पर बयान नश्र किया जा रहा था। बता रहे थे कि तालिबान मुजाहिदीन कुछ कम तादाद से हमास की मदद के लिए गाजा पहुंच गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।